रिया को गायब होने की सूचना जैसे ही लोगों को मिली, वो जगत प्रसाद माथुर को इन्फॉर्म किए बिना वहां से निकल गया और वहां से सीधा उस बार में पहुंच गया था जहां पर पेमा और उसका सहयोगी लोबो का इंतजार कर रहे थे। वहां जाने के बाद लोबो ने सारा माजरा जाना और फिर बार मैनेजर के पास पहुंचकर सीसीटीवी देखा। सीसीटीवी देखने के बाद लोबो समझ चुका था कि यहाँ कोई दूसरा रास्ता भी है जिसके बारे में मैनेजर बताना नहीं चाह रहा है। उसका शक एकदम सही था। उसकी धमकी देते ही मैनेजर ने सारा सच उगलते हुए दूसरे रास्ते के बारे में बता दिया था और जैसे ही लोबो, पेमा और उसका सहयोगी उस गेट को खोलकर पीछे की ओर गए, पीछे का नजारा देखकर उनके होश उड़ चुके थे। वहां पर ना जाने कितने युवक और युवतियां एक दूसरे से लिपटे हुए ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। ये क्या चल रहा है आखिर में? ये सोचते हुए आश्चर्य के साथ पेमा का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में लोबो की कड़कती हुई आवाज सुनाई पड़ी। साले कमीने, तू बार की आड़ में ड्रग्स रैकेट चला रहा है। रुक, अभी तेरी शिकायत करता हूं। कहते हुए लोबो ने मैनेजर को डराने की कोशिश की, लेकिन उस मैनेजर के चेहरे पर डर की बात तो दूर, एक शिकन तक नहीं आई। उसका जो रहा सहा डर था वो भी दरवाजा खुलने के बाद जाता रहा और वो मुस्कुराते हुए लोबो की ओर देखते हुए बोला, अरे सर, कहाँ आप शिकायत विकायत के चक्कर में पड़ रहे हैं? जिस काम के लिए आए हैं वो काम करिए और यहाँ से चलते बनिए। आपकी शिकायत से यहाँ कुछ नहीं होने वाला। लोबो ने तो ये सोचते हुए मैनेजर को धमकी दी थी कि उसके धमकी देते ही वो मैनेजर उसके पैरों में पड़ जाएगा और उससे माफी मांगने लगेगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो चला था। उसका डरना तो दूर की बात, उल्टा वो ढिठाई के साथ लोबो को वहां से जाने को कह रहा था। उसकी ढिठाई देखने के बाद लोबो का पारा गर्म हो गया और इससे पहले कि वो मैनेजर को कुछ बोलता, पेमा ने स्थिति भांपते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोला, छोड़िए लोबो सर, हमारे प्रायोरिटी अभी रिया मैडम को ढूंढने की है। हम इसके मुंह लगकर केवल अपना समय ही नष्ट करेंगे। अगर हम जल्द से जल्द ना ढूंढ पाए और ये बात जगत सर तक पहुंच गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। पेमा की बात सुनने के बाद अपना आपा खो चुका लोबो थोड़ा शांत हो गया था। उस मैनेजर की बात सुनने के बाद एक पल को वो भूल गया था कि आखिर वो किस काम के लिए यहाँ आया है और क्या करने जा रहा है। लेकिन पेमा ने बहुत सही समय पर उनके बीच में बीच बचाव कराकर स्थिति को संभाल लिया था। लोबो, पेमा और गार्ड तीनों मिलकर उस रेव पार्टी वाले गुप्त जगह का कोना कोना छान चुके थे, लेकिन उन्हें रिया का कुछ भी पता नहीं चला। रिया को वहां भी ना पाकर उन तीनों की हालत अब और खराब हो गई थी। उन तीनों के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर में रिया कहाँ चली गई थी, लेकिन उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। लोबो रेव पार्टी से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहां बने एक खिड़की से बाहर की ओर पड़ी और बाहर का नजारा देखते ही उसके होश फाख्ता हो गए थे। उनके सामने की सड़क पर रिया आधे कपड़ों में किसी के साथ पैदल ही जा रही थी और जो उसके साथ जो चल रहा था वो शक्ल से ही ड्रग्स एडिक्ट ही लग रहा था। वो रही रिया बेबी, सड़क के उस पार। लोबो जोर से चिल्लाया और लोबो के चिल्लाते ही पेमा समेत उस गार्ड की नजर सड़क के उस पार चली गई और फिर वे तीनों उसी तरफ भागे। लेकिन जब तक वो बार के अंदर से निकलकर सड़क के उस छोर पर पहुंचे, तब तक रिया उस लड़के के साथ सड़क पर से किसी दूसरी तरफ मुड़ चुकी थी। अभी तक उन तीनों को सिर्फ रिया को ढूंढने के बारे में चिंता थी, लेकिन अब जब रिया को उन्होंने किसी लड़के के साथ देख लिया था, वो भी ऐसे लड़के के साथ जो देखने में कोई ड्रग एडिक्ट लग रहा था, तब उनकी चिंता और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि अब उन्हें रिया के साथ कोई अनहोनी होने का भी डर सता रहा था। आखिर कहाँ चली गई रिया बेबी? अभी तो सड़क पर ही थी। कहते हुए लोबो अपने आप से बड़बड़ाया और फिर पेमा और अपने साथी की तरफ मुखातिब होते हुए बोला, तुम लोग सड़क के उस तरफ जाकर देखो और मैं इस तरफ जाकर देखता हूँ। उसका आदेश पाते ही पेमा और गार्ड दोनों सड़क के अलग अलग दिशा की तरफ चले गए थे और लोबो उधर से दूसरी तरफ चला गया था। अभी लोबो को रिया को ढूंढते हुए कुछ ही समय बीता था कि उसके मोबाइल की घंटी बजी और जब लोगों ने अपना फोन निकाल कर देखा तो स्क्रीन पर लिखे नाम को देख उसकी चिंता और बढ़ गई थी। वो फोन रिया के दादाजी जगत प्रसाद माथुर का था। लोबो के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी
कि वो जगत प्रसाद माथुर का फोन काटे, और फोन को इग्नोर वो एक बार से ज्यादा कर नहीं सकता था। इसलिए उसे मजबूरीवश वो फोन उठाना पड़ा, और फोन उठाते ही उसे उधर से जगत प्रसाद माथुर की शिकायत भरी आवाज सुनाई पड़ी। अरे भाई लोबो, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए? आओ, घर चलने के लिए देर हो रही है। जगत प्रसाद की बात सुनने के बाद लोबो को समझ में नहीं आया कि वो आखिर में उनके सवाल का क्या जवाब दे। आखिर वो रिया की हालत के बारे में उसके दादाजी को बता नहीं सकता था, इसलिए वो बहाना बनाते हुए बोला, आ रहा हूं सर, बस आप थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, मैं किसी काम से होटल की तरफ चला आया था। ठीक है, जल्दी आओ। कहते हुए जगत प्रसाद ने फोन काट दिया था और लोबो वहीं सुन्न होकर खड़ा हो गया था। मुझे जल्द से जल्द रिया बेबी को ढूंढना होगा, वरना इसके बाद जो लफड़ा होगा उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहते हुए लोबो ने अपना फोन जेब में रखा और फिर इधर उधर भागते हुए रिया को ढूंढने लगा। वो रिया के बारे में ज्यादा बातचीत भी नहीं कर सकता था, और न ही वो इसके बारे में लोगों से ज्यादा सवाल जवाब कर सकता था, क्योंकि इससे रिया के गायब होने की सूचना मीडिया में लीक हो सकती थी, और अगर ऐसा हो जाता तो फिर मामले को संभालना लोबो को छोड़ो सबके लिए मुश्किल हो जाने वाला था। वो अभी रिया को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसके फोन की घंटी दोबारा बजी। अब की बारी फोन पेमा का था। पेमा का फोन आने के बाद लोबो के दिल में थोड़ी सी राहत महसूस हुई, और उसने झट से पेमा का फोन उठाया और उससे बोला, हाँ पेमा, बोलो, क्या हुआ? रिया मैडम मिल गई हैं। रिया के मिलने की बात सुनते ही लोबो के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उभरता हुआ चला आया था, और वो खुशी के साथ उछलते हुए पेमा से बोला, मिल गई हैं तो लेकर आओ। लोबो को रिया के मिलने की सूचना मिल चुकी थी, और उसने उत्साहित होकर पेमा को जल्दी से लेकर आने को कहा, लेकिन उसके जवाब में पेमा ने जो कहा वो लोबो के पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी था। लोबो की बात सुनने के बाद पेमा जवाब देते हुए बोला, नहीं लेकर आ सकता, आपको और आपके साथी को भी आना होगा। रिया मैडम ड्रग्स और शराब के नशे में लग रही हैं, और उन्हें कई सारे लड़कों ने घेर रखा है, और उनके हाथ में कोई न कोई औजार है। पेमा ने लोबो से वहां की यथा स्थिति बताते हुए कहा, और उसके साथ साथ उसने लोबो को अपनी लोकेशन भी भेज दी, और फिर लोबो और उसका साथी जो वहां से कुछ ही दूरी पर मौजूद था उस ओर निकल पड़े जहां पर पेमा ने उन्हें आने को कहा था। वहां पहुंचने के बाद लोबो ने पाया कि पेमा एक दीवार के पीछे खड़ा होकर झांक रहा था। उसे इस तरह से झांकता हुआ देख लोबो उसके पास पहुंचा और उसके पीठ पर हाथ रखकर धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, क्या हो रहा है यहाँ? हटो, मुझे देखने दो। लोबो के इतना कहने के बाद पेमा वहां से हट गया था, और जब लोबो ने दीवार से अंदर की तरफ झांका तो अपने सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए थे। स्थिति उससे ज्यादा खराब थी जितना पेमा ने उसे बताया था। उसके सामने ही रिया माथुर आधे कपड़ों में खड़ी हुई थी, और उसे कई सारे लड़कों ने घेर रखा था। रिया किसी भी एंगल से अपने होश में नहीं लग रही थी, और वहां खड़े कुछ लड़कों की हरकतों को देखकर लोबो ये समझ चुका था कि ये लोग रिया बेबी के साथ जबरदस्ती करने जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? वो 10 हैं और हम मात्र 3, कैसे निपटेंगे उनसे? अंदर का नजारा देखकर लोबो ने पेमा और अपने साथी की ओर देखकर फुसफुसाते हुए कहा, कुछ तो करना ही होगा, हम रिया मैडम के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं होने दे सकते थे। कहते हुए पेमा के माथे पर चिंता की लकीरें खिंचाई थी। उसे अपने टैक्सी की बहुत याद आ रही थी। अगर उसकी टैक्सी उसके साथ होती तो जरूर उसके अंदर छिपाकर रखी गई उसकी बंदूक आज काम आने वाली थी, जैसे वो उस समय काम आई थी जब सिद्धार्थ की सिंडिकेट के साथ भिड़ंत हुई थी और उसने सिंडिकेट के 2 आदमियों को बहुत आराम से निपटा दिया था। उस समय के हालात में और आज के हालात में जमीन आसमान का फर्क था। उस समय के सारे हालात पेमा के पक्ष में थे और आज के हालात पूरी तरह से उसके खिलाफ थे। लेकिन हालात चाहे जैसे भी हों, कोई भी मर्द अपने सामने किसी औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ होते नहीं देख सकता है, और जब वो औरत उसकी जानने वाली हो तो उसका उसे बचाने का जज्बा और ज्यादा बढ़ जाता है। पेमा, लोबो और उसका सहयोगी तीनों दबे पांव आगे बढ़ चले। उनका मुख्य लक्ष्य कैसे भी करके रिया को उन नशेड़ियों के चंगुल से आजाद कराना था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपकी दिन की शुरुआत सही ना हो तो सारा दिन खराब हो जाता है और उसके साथ साथ रात भी खराब होने लगती है। और ऐसा ही कुछ आज रिया के साथ हुआ। पहले तो उसकी मीटिंग कैंसिल हो गई,
उसके बाद उसका उसके खास दोस्त और सेक्रेटरी अमन के साथ झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद जब वो बार में पीने आई तो नशे में इन ड्रग्स एडिक्ट लड़कों के हाथों में पड़ गई। और जब लोबो, पेमा और गार्ड तीनों उसको बचाने जा रहे थे कि तभी ठीक उसी समय लोबो का फोन बज गया। फोन बजते ही लोबो चौंक गया था और उसने जल्दी से फोन निकालकर उसे साइलेंट मोड में डाला, लेकिन तब तक उसकी आवाज रिया को घेर कर खड़े उन लड़कों तक पहुंच चुकी थी। वो सतर्क हो गए थे। उनके अचकचाकर इधर उधर देखने के बाद वो तीनों छुप गए थे और लोबो ने फिर से फोन निकाल कर देखा तो पाया कि वो फोन जगत प्रसाद माथुर का था, जो उसके अभी तक ना आने की वजह से फोन कर रहे थे। लोबो ने उनका फोन काट दिया और फोन को साइलेंट में डाल दिया। उसके बाद वो तीनों वहीं छुपे बैठे रहे। जब उन्हें लगा कि शायद वो लोग नशे में होने की वजह से फिर से अपने काम में बिजी हो गए होंगे, तो उन्होंने उठकर धीरे से उस ओर झांका जहां पर रिया के साथ वो लड़के खड़े हुए थे। लेकिन जब लोगों ने फिर से उस तरफ देखा तो दंग रह गया था। वो लोग वहां से गायब हो चुके थे। लोगों को परेशान देखकर पेमा ने उससे सवाल करते हुए पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? वो लोग इधर नहीं हैं अब। लोबो ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया और उसका जवाब सुनकर पेमा हैरान रह गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी वो लोग जा कहां सकते हैं, और इसलिए उसने भी खड़े होकर सामने की ओर देखा तो पाया सच में उन लोगों का वहां पर नामो निशान नहीं था। वो लोग किसी तरह रिया को ढूंढने में सफल हुए थे, लेकिन अब उनके सामने फिर से एक नई मुसीबत आ चुकी थी। इधर उन्हें रिया का कुछ पता नहीं चल रहा था और उधर लोगों को फोन पर बार बार जगत प्रसाद माथुर का फोन आ रहा था। लोगों को समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो आखिर में उन्हें क्या जवाब दे, लेकिन तभी उसके व्हाट्सएप पर आई तस्वीर ने उसके होश फाख्ता कर दिए थे। आखिर कहां गायब हो गई थी रिया और क्या था उस तस्वीर का राज? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।